तो आज हम क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 1 फिजिक्स का है, ये हम बताएंगे। पिछले वीडियो में हम आपको प्रकाश के परावर्तन के सारे क्वेश्चन बताए हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे प्रकाश के परावर्तन का। तो आइए पहले जान लेते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। इसी को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी द्रव्य या उसमें निहित ऊर्जा तथा उसके परस्पर अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। भौतिक दो प्रकार के होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। परंपरागत भौतिक, आधुनिक भौतिक। परंपरागत भौतिक का जो जनक है न्यूटन या गैलीलियो है, और आधुनिक भौतिक का जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये क्लास 10th का विषय सूची है भौतिक का। पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा पाठ है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा पाठ है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, 4 पाठ है विद्युत धारा, 5 पाठ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत। तो हम पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। इसके बाद फिर हम प्रकाश के अपवर्तन पर आएंगे। हाँ, तो प्रकाश के परावर्तन का MCQ। प्रश्न संख्या 1, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी। हम आपको बताए थे F बराबर R/2। यही आधा हो गया। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है ये F को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R कि कितनी होती है? तो आधी होती है। देखिए R/2 जो आधा है। 2 नंबर देखिए, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। जो हमारे घरों में जो दर्पण रहता है समतल दर्पण लगे रहते हैं। अगर समतल दर्पण में कोई आपतित किरण लंबवत पड़ रही हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ये 3 नंबर प्रश्न है। अगर समतल दर्पण पर कोई आपतित किरण लंबवत पड़ रही हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो ये 0 डिग्री होगा। प्रश्न संख्या 4, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल दर्पण। 5 नंबर देखिए, हजामती दर्पण बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हजामती दर्पण मतलब जहाँ आप बाल दाढ़ी ये सब बनाते हैं तो उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। ये हम सब बताए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग। फिर मोटर चालक के सामने कौन दर्पण लगा रहता है? जो ड्राइवर, जो मोटर चालक है उसके सामने जो दर्पण लगा रहता है कौन सा रहता है? तो उत्तल दर्पण। सात नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? अवतल दर्पण। 8 नंबर देखें, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त अर्थात हजामती दर्पण में चेहरे को कहाँ रखा जाता है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। 9 नंबर प्रश्न है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं?
जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आत्मदीप्त वस्तु। 10 नंबर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो ये उत्तर है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और आभासी, आभासी यानी काल्पनिक। 11 नंबर, प्रकाश किस तरह का तरंग है? प्रकाश किस तरह का तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। 12, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो उत्तर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण। 15 नंबर देखिए, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा? तो उत्तल दर्पण। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जिससे कि ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े भाग को देख पाए। 16 नंबर, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी के दुगने दूरी पर अर्थात वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर रखने पर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बन रहा है, तो बताइए कि वस्तु को कहाँ रखा गया है? उल्टा बन रहा है तो उल्टा तो वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बन रहा है। तो ये कंडीशन जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखिएगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा उल्टा। । 18 नंबर, अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर रखने पर फोकस पर बनता है और फोकस पर रखने पर अनंत पर बनता है। 19 नंबर देखिए, अगर अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर रखा जाएगा तो अनंत पर बनेगा और अनंत पर रखिएगा तो फोकस पर बनेगा। बीस नंबर, किस तरह के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब के 2 प्रकार बताए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। 21 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण के आवर्धन का मान कितना होता है? तो गोलीय दर्पण जो आवर्धन होता है उसका मान -v/u होता है।
22 अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों बनाता है। 23 नंबर किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 24 नंबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन। यही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन। 25 उस दर्पण का नाम बताएं जिसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है विस्तृत होता है। 26 नंबर है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये सभी हम पिछले वीडियो में हम बताए हैं। पिछले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। 27 नंबर देखिए गाड़ियों के अग्रदीप में बल्ब को कहाँ रखा जाता है? तो मुख्य फोकस पर। 28 नंबर देखिए किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो उत्तर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। तो 29 नंबर है किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? तो उत्तर हो गया उत्तल दर्पण। 30 समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। 31 नंबर है कि एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो बस समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो है अनंत पर होती है। 32 किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? किसी दर्पण का जो मध्य बिंदु है क्या कहलाता है? तो उत्तर हो गया ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, POLE। क्वेश्चन नंबर 33 किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को F से। वही F का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 17.5 सेंटीमीटर। आइए बताते हैं कैसे होगा। F बराबर होता है R/2 और R का मान दिया है 35 सेंटीमीटर। तो 35/2 सेंटीमीटर हो गया। तो F यानी फोकस दूरी का मान हो जाएगा 2 से कट जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। तो ये फोकस का मान हो गया, इसलिए 33 का सही आंसर 17.5 सेंटीमीटर। 34 नंबर गोलीय दर्पण में U, V और F में क्या संबंध है? तो संबंध है 1/U बराबर 1/F। 35
समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन का मान जो है 1 होता है, और गोलीय दर्पण का आवर्धन -v/u, और समतल दर्पण का कहेगा तो 1। 36। कोई व्यक्ति दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है, उसे किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए? तो अवतल दर्पण का। 37 नंबर, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है दर्पण में सभी दूरियां। प्रतिबिंब दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया। अड़तीस नंबर का है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक। 39 नंबर का है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक। 40, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। 41 नंबर है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो मुख्य फोकस से। ऐसा सब चित्र भी बताए हैं पिछले वीडियो में, ये सब चीज़ का तो ज़रूर समझ लीजिए। बयालीस नंबर है, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो परवलयिक दर्पण। समझ गए, जो पूरा गोल नहीं होगा उसको परवलयिक दर्पण कहा जाता है। 43 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो द्वारक। 44, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ जाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। इस क्वेश्चन दे देगा प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो ये इतना 3 लाइन जो है लिखा हुआ उसको लिखना पड़ेगा। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इससे किनारों पर मुड़ जाता है, तो इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। 43-44 बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। अब जानते हैं 45। 43, 44 और 45 ये तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 45 है, गोलीय विपथन से क्या समझते हैं? तो बड़े द्वारक के गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकसित न होकर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर फोकसित होती है। गोलीय दर्पण के इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। समझ गए? बड़े द्वारक के गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकसित न होकर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर फोकसित होती है। गोलीय दर्पण के इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। 43, 44 और 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 44 में बता दे रहे हैं, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है, इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये माझे छोटी वस्तु है, इधर से प्रकाश सारे सीधी रेखा में ये किनारों से मुड़ जाएगा, तो यही प्रकाश का विवर्तन। और यह 45 है, गोलीय विपथन।
ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर फोकसित होगा, उसे गोलीय विपथन कहते हैं।